जी, नमस्कार। रू स्टडी एक्यू में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर की आज की स्पेशल क्लास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है खाद्य घटक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, एंजाइम, रासायनिक संरचना, वर्गीकरण और कार्य। ठीक है, जिसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ठीक है, यहाँ है नहीं है। ये कॉन्सेप्ट था, आई होप आपका अब तक क्लियर हो ही चुका होगा। जिसमें फ्रक्टोज, इंसुलिन, काइटिन या सेल्यूलोज। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रक्टोज नहीं है। पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज नहीं है। तो है कौन? इंसुलिन, काइटिन, सेल्यूलोज है। अगला क्वेश्चन, शहद के मुख्य अंश बनाने वाले मोनोसेकेराइड हैं ग्लूकोज एवं सुक्रोज, फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज एवं फ्रक्टोज या माल्टोज एवं ग्लैक्टोज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोनोसेकेराइड फ्रक्टोज है, पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज है, डाइसेकेराइड ग्लैक्टोज है या स्टार्च, एमाइलेज तथा एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डाइसेकेराइड ग्लैक्टोज नहीं है। ठीक है, मोनोसेकेराइड क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, बिल्कुल सही साहब। पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज भी होता है। ठीक है, स्टार्च, एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी कि डाइपेप्टाइड दो पेप्टाइड आबंध होते हैं, ट्राई एसिल ग्लिसरॉल एस्टर बॉन्ड से बंधा होता है, लिनोलिक अम्ल असंतृप्त वसाम्ल है या मोनोसेक्राइड ग्लेक्टोज है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डाइपेप्टाइड यानी दो पेप्टाइड आबंध नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, तारक काय में या गोल्जी कॉय में? इसका करेक्ट आंसर होगा राइबोसोम्स में। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम्स में होता है। प्रोटीन संश्लेषण की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र के साथ जोड़ने वाला अंतर्माध्य यौगिक है ऑक्जेलिक एसिड, सेट्रिक एसिड, पायरुविक एसिड या एसिडॉयल को एंजाइम। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एसिडाइल CoA यानी को एंजाइम। ठीक है, अमीनो अम्ल का क्रियात्मक समूह है COH ग्रुप, CH3 ग्रुप, NH2 ग्रुप या डी, ए व बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। अमीनो एसिड का क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? COOH ग्रुप भी होता है और CH3 ग्रुप भी होता है। कार्बोहाइड्रेट में पाए जाने वाले बंधों का प्रकार यानी कि बॉन्ड्स का प्रकार है पेप्टॉइड, एस्टर, फास्फोडाइएस्टर या ग्लाइकोएसिडिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लाइकोसिडिक। ठीक है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में स्थानांतरित होते हैं? ग्लूकोज में, सुक्रोज में, फ्रक्टोज में या माल्टोज में? इसका करेक्ट आंसर होगा सुक्रोज में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज के रूप में ट्रांसफर होते हैं। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन? ये क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट में आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है ग्लूकोज, सेल्यूलोज, मंड या सुक्रोज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल्यूलोज। मानव द्वारा कभी भी पाचन नहीं होने वाला कार्बोहाइड्रेट है सेल्यूलोज। ठीक है, शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत की बात करें तो वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है भाई साहब। निम्नलिखित में से कौन प्रकृति का सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? ग्लूकोज, सेल्यूलोज, स्टार्च या राइबोसोम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेल्यूलोज। सुक्रोज के एक अणु में होते हैं दो ग्लूकोज अणु, दो फ्रक्टोज अणु, ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज अणु, दो ग्लैक्टोज अणु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज अणु बराबर सुक्रोज। भोजन में शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला अवयव कौन सा है? जल होता है, विटामिन होता है, क्लोरोफिल होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऊर्जा प्रदान करने का काम कार्बोहाइड्रेट का है और वही करेगा। उस कार्बोहाइड्रेट का चयन कीजिए जो रूम यानी कि जो रूम मिनट द्वारा पच सकता है और मानव द्वारा नहीं। ठीक है, शर्करा, सेल्यूलोज, मंड या ग्लाइकोजन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल्यूलोज। खाद्य के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन तथा खनिज कहलाते हैं। निर्भर खाद्य, अधिकतर पौधे द्वारा निर्मित खाद्य, पोषक तत्व या कच्चे खाद्य पदार्थ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी,
पोषक तत्व। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का स्रोत नहीं है? चावल, बाजरा, सोरगम या चना? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चना नहीं है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत। ग्लूकोज का आनुभाविक सूत्र क्या है? CH2O, C6H12O6, CHO या C2HO2? इसका करेक्ट आंसर होगा C6H12O6, जिसमें कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 ग्लूकोज कहलाता है। माल्टोज किस एक डाइसेकेराइड से बना हुआ है? दो ग्लूकोज अणु से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज और ग्लूकोज से, ग्लूकोज व ग्लेक्टोज से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, दो ग्लूकोज अणु से बना होता है माल्टोज। निम्नलिखित में से माल्टोज किस मोनोसेकेराइड द्वारा बनता है? ग्लूकोज व फ्रक्टोज से, ग्लूकोज व फ्रक्टोज से, ग्लूकोज व ग्लेक्टोज से, ग्लूकोज व फ्रक्टोज से? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज और ग्लूकोज से। निम्न में से कौन सा एंजाइम माल्टोज में ग्लूकोज के रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है? इसका करेक्ट आंसर होगा माल्टेज। निम्नलिखित में से किस जैव अणु को केवल जीवन का आधार कहा जाता है? जीवन का आधार किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट को जीवन का आधार कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है? कार्बोक्सिल समूह, एल्डिहाइड व कीटोन समूह, अल्कोहल व कार्बोक्सिल समूह या हाइड्रोक्सिल समूह व हाइड्रोजन समूह? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एल्डिहाइड व कीटोन समूह। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसेकेराइड मानव शरीर में अधिकतम पाया जाता है? डी प्रकार का, एल प्रकार का, एलडी प्रकार का, इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डी प्रकार का ग्लूकोज मोनोसेकेराइड मानव शरीर में अधिकतम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जैव अणु है? इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य कौन से हैं? भंडारण, संरचनात्मक ढांचा, परिवहन सामग्री, भंडारण एवं संरचनात्मक ढांचा दोनों? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? राइबोज, ग्लूकोज, ग्लिसरैल्डिहाइड या डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन? इसका करेक्ट आंसर होगा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपचायक शर्करा है? डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, एरिथ्रोलोज, ग्लूकोज या उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी, जो कि एक अपचायक शर्करा मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन एपीमर्स का उदाहरण है? ग्लूकोज और राइबोस, ग्लूकोज व ग्लेक्टोज, ग्लेक्टोज व मोनोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज राइबोसोम मेनोज? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लू, यानी कि ग्लूकोज और ग्लेक्टोज, ऑप्शन बी निम्नलिखित में से एपीमर्स का उदाहरण माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें अपचायक गुण है? अपचायक गुण किसमें होते हैं? तो वो होते हैं ग्लूकोरेनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड में होते हैं अपचायक गुण। मोलिस परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मोलिस परीक्षण का उपयोग किया जाता है म्यूकोप्रोटीन के लिए, म्यूकोप्रोटीन। ठीक है, मोलिस परीक्षण का उपयोग किसके लिए किया जाता है? लिपिड्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, फ्लेवोप्रोटीन्स के लिए, म्यूकोप्रोटीन के लिए? तो म्यूकोप्रोटीन के लिए किया जाता है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन है मोलिस टेस्ट। ठीक है, ट्यूसनोज क्या है? ट्यूसनोज क्या है? मिथाइल शर्करा, एक डीऑक्सी शर्करा, गैर अपचयी डाइसेकेराइड या ग्लूकोज और फ्रक्टोज के डाइसेकेराइड को कम करना? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के डाइसेकेराइड को कम करना। निम्नलिखित में से किसमें सल्फ्यूरिक एसिड समूह नहीं होता? हेपोरिन में, केरोटोसल्फेट में, हाइलुरोनिक एसिड में या चोड्राइन सल्फेट में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 33 का ऑप्शन सी, हाइलुरोनिक एसिड में। डिजोटोनिन एक है, डिजिटोनिन क्या है? तो डिजिटोनिन एक होता है ग्लाइकोसाइड। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है? तो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लिसरैल्डिहाइड। ठीक है, ग्लूकोज, लिपिड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में सबसे सरल होता है ग्लिसरैल्डिहाइड। ग्लूकोज 3 तत्वों से मिलकर बना होता है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व शामिल नहीं है? फास्फोरस, कार्बन, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी? तो भाई साहब, ग्लूकोज का सूत्र भी अगर आपको याद होता है तो C6H12O6। ठीक है, जिसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, बचा फास्फोरस। 36 ऑप्शन ए, फास्फोरस शामिल नहीं होता है। तो कौन होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। ये 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। आगे बढ़ते हैं। जटिल कार्बोहाइड्रेट में शर्करा एक अधिक जटिल रासायनिक संरचना में एक साथ बंधे होते हैं या बनते हैं, 3 से, 2 से, 4 से या 5 से? तो 37 का करेक्ट आंसर क्या माना जाएगा? ऑप्शन ए।
तीन से जटिल कार्बोहाइड्रेट तीन शर्करा एक अधिक जटिल रासायनिक संरचना में एक साथ बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइसेकेराइड नहीं है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेक्सट्रोज नहीं है। निम्न में से कौन अपचायी शर्करा है? सुक्रोज, राइबोसोम, लैक्टोज या फ्रक्टोज? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1, 2, 4, यानी सुक्रोज है, राइबोज है और फ्रक्टोज है, जबकि लैक्टोज नहीं है। जल ग्लूकोज को ब्रोमीन जल से उपचारित किया जाता है तो प्राप्त उत्पाद है। प्राप्त उत्पाद क्या होता है? सेकेरिक अम्ल, सॉर्बोटोल, ग्लूकोनिक अम्ल या मैनिटोल? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ग्लूकोनिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ग्लूकोज की खुली श्रृंखला संरचना का समर्थन करती है? तो ग्लूकोज की खुली संरचना का समर्थन करती एचआई की उपस्थिति में अपचयन। शर्करा अल्कोहल के बारे में गलत कथन है, प्रत्येक रूप में इटोल को जोड़ता है, रैखिक अणु को चकित नहीं हो सकता, कार्बोनिल समूह हाइड्रोक्सिल समूह से कम हो सकता है या टर्मिनल ओएच समूह ऑक्सीकृत हो जाता है। जिसका करेक्ट आंसर होगा 42 का बी, डी, यानी टर्मिनल ओएच समूह ऑक्सीकृत हो जाता है। 42 का क्या आएगा? डी। निम्नलिखित में से किसे इन्वर्ट शुगर के नाम से जाना जाता है? इन्वर्ट शुगर, सुक्रोज, फ्रक्टोज, डेक्स्ट्रोज या ग्लूकोज? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर के रूप में जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन है, टेबल शुगर किसे कहा जाता है? आंसर कमेंट में कीजिए। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख भंडारण का नाम बताइए। जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख भंडारण का नाम क्या होता है? तो वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण ग्लाइकोजन के रूप में होता है। निम्नलिखित में से कौन ग्लाइकोजन भंडारण के प्रमुख स्थल हैं? वसा ऊतक, हड्डियां, मांसपेशी व यकृत या हृदय? इसका करेक्ट आंसर होगा मांसपेशी व यकृत। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है, ग्लूकोज को हीमोग्लोबिन में परिवर्तित किया जाता है, ग्लूकोज को पाइरुवेट में ऑक्सीकृत किया जाता है, पाइरुवेट को साइट्रेट में परिवर्तित किया जाता है या ग्लूकोज को ग्लूटामेट में ऑक्सीकृत किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज को पाइरुवेट में ऑक्सीकृत किया जाता है, दैट अ प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। ठीक है, ग्लूकोज के दो हेमी एसिटिल आइसोमर एडी ग्लूकोज और बीडी ग्लूकोज हैं। क्या है? तो वो है एनोमर्स। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप है? कार्बोक्सिल समूह, एल्डिहाइड व कीटोन समूह, अल्कोहल व कार्बोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल व हाइड्रोजन समूह? तो कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है एल्डिहाइड व कीटोन समूह। कार्बोहाइड्रेट एक एल्डिहाइड व कीटोन समूह है। ठीक है, निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? भंडारण, संरचनात्मक ढांचा, परिवहन, भंडारण एवं संरचना ढांचा? इसका करेक्ट आंसर होगा भंडारण एवं स्ट्रक्चरल ढांचा। निम्नलिखित में से किसमें अपचायक गुण होते हैं? म्यूसिक एसिड में, ग्लूकोलिक एसिड में, ग्लूकेरिक एसिड में या ग्लूकोरेनिक एसिड में? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्लूकोरोनिक एसिड में। ठीक है, डीजीरोजिन एक है, डीजीरोजिन एक क्या होता है? तो डीजीरोजिन एक होता है ग्लाइकोसाइड। ठीक है, अब हमारा है सेकंड टॉपिक, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल के परिवर्तन से क्या परिवर्तित होगा? यानी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, प्रोटीन की त्रिविमीय संरचना होगी, प्रोटीन की कार्यकी में परिवर्तन होगा या उपरोक्त सभी? तो प्रोटीन के केवल एक अमीनो अम्ल यानी कि एक अमीनो एसिड में परिवर्तन से ये उपरोक्त सभी संरचनाएं परिवर्तित होगी। एक तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर भी परिवर्तित हो जाएगा, प्रोटीन की त्रिविमीय यानी कि 3D स्ट्रक्चर होता है वो भी परिवर्तित होगा और प्रोटीन की कार्यकी में भी परिवर्तन होगा। एक जीव में अभिव्यक्त प्रोटीन का पूर्ण संग्रह क्या कहलाता है? ठीक है, ऑप्शन ए ट्रांसक्रिप्टोम, प्रोटीओम, प्राइमोसोम या पैलिंडोम? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीओम। ठीक है, एक जीव में अभिव्यक्त प्रोटीन का पूर्ण संग्रह कहलाता है प्रोटीओम। अल्फा हेलिक्स संरचना दर्शाती है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन की द्वितीयक संरचना दर्शाती है अल्फा हेलिक्स संरचना। ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर दर्शाता है प्रोटीन की सेकेंडरी संरचना को। रामचंदन प्लांट निम्न में से किसमें या किससे संरचनात्मक संगठन से संबंधित है? तो वो संबंधित है प्रोटीन से। रामचंदन प्लांट, प्रोटीन निम्न में से किससे बनी होती है? कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन व सल्फर से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से, कार्बन, मैग्नीज, फास्फोरस व नाइट्रोजन से या कार्बन, आयोडीन, ऑक्सीजन व फास्फेट से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी,
प्रोटीन बनी होती है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन से। प्रोटीन संश्लेषण विषयक निम्नलिखित कथनों में सही नहीं है। भाई साहब कौन सा सही नहीं है और सही कौन से, तो इसका करेक्ट आंसर पहले देखते हैं। तो भाई साहब टीआरएनए राइबोसोम अमीनो अम्ल ऊर्जा व एंजाइम की आवश्यकता होती है, ये तो बिल्कुल सही है साहब। सक्रियत अमीनो अम्ल टीआरएनए की दिशा में पढ़ा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। एमआरएनए की दिशा में पढ़ा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण सी छोर से एन छोर की ओर बढ़ता है, ये गलत है। प्राणी जनित प्रोटीन में शामिल नहीं है डी अमीनो एसिड, नाइट्रोजन, फास्फोरस या गंधक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी अमीनो एसिड। हिस्टोन प्रोटीन में अधिकता होती है अर्जिनिन व लाइसिन की, ग्लाइसिन व एस्पार्टिक एसिड की, ग्लूटामिक अम्ल व एस्पार्टिक अम्ल की, या मिथियोविन तथा ग्लूटामिक एसिड की। तो हिस्टोन प्रोटीन में अधिकता होती है अर्जिनिन व लाइसिन की। भूरी वसा कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन अद्वितीय प्रोटीन पाई जाती है, इसका करेक्ट आंसर होगा थर्मोजेनिन। जिन अमीनो अम्लों को शरीर में संश्लेषित किया जाता है उन्हें कहते हैं, कौन से अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी अपने आप संश्लेषित कर लेती है, उन्हें कहा जाता है आवश्यक और अनावश्यक अमीनो एसिड। ठीक है, ए व बी दोनों। अब हम बात करते हैं साकोगियर यानी कि प्रोटीन के बीच में संबंध किन दो बीच का क्षेत्र होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जेट बेंड का क्षेत्र। ठीक है, साकोगियर प्रोटीन के बीच का संबंध जेट बेंड के बीच का क्षेत्र कहलाता है। केराटिन एक प्रोटीन है जिसमें अधिकतम पाया जाता है फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम या सल्फर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सल्फर। एलिडीन पाया जाता है, एलिडीन किस में पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रेटम लूसिडम। ठीक है, स्ट्रेटम लूसिडम यानी कि एलिडम पाया जाता है। अमीनो अम्ल जो थायरोक्सिन के संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है क्या कहलाते हैं, थायरोक्सिन के संश्लेषण में ऐसे अमीनो एसिड जो थायरोक्सिन संश्लेषण में प्रयोग होते हैं टायरोसिन कहलाते हैं, क्रियोनिन कहलाते हैं, वेलिन कहलाते हैं, ल्यूसिन कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टायरोसिन। टायरोसिन ऐसे अमीनो एसिड हैं जो थायरोक्सिन के संश्लेषण में प्रयोग किए जाते हैं। कौन सा हिस्टोन प्रोटीन एक न्यूक्लियोसोम का हिस्सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा H1। हिस्टोन में 20 से 30% होता है, क्या होता है 20 से 30%, लाइसिन व प्रोलिन होता है, आर्गिन व लाइसिनिन होता है, अर्जिनिन या लाइसिन होता है, या अर्जिनिन व ल्यूसिन होता है। तो भाई साहब हिस्टोन प्रोटीन में 20 से 30% होता है अर्जिनिन व लाइसिन। निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अणु एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन, डीएनए और पॉलीसेकेराइड उपरोक्त सभी करते हैं। ठीक है, ह्यूमुलिन क्या होता है, ह्यूमुलिन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, 18 का क्या होगा प्रोटीन होता है। निम्न में से कौन सी प्रोटीन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, हीमोग्लोबिन, क्रिएटिन, कोलेजन या इम्यूनोग्लोबिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कोलेजन। कोलेजन प्रोटीन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। स्तनधारियों में पाया जाने वाला सबसे सामान्य और प्रचुर मात्रा में प्रोटीन कौन सा होता है, स्तनधारियों में पाया जाने वाला, तो करेक्ट आंसर होगा कोलेजन। इनमें से कौन सी अमीनो अम्ल आहार में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना चाहिए कि जब भी भोजन करें ये वाला प्रोटीन तो हमें जरूरी लगेगा ही लगेगा, इसका करेक्ट आंसर होगा वेलिन। नहीं तो क्या होगा, वेलिन होगा। फाइब्रिनोजन को संश्लेषित किया जाता है, फाइब्रिनोजन को संश्लेषित किया जाता है, कहां से संश्लेषित किया जाता है, तो यकृत से। ठीक है, लीवर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला स्टेरॉयड है कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, कोलेस्ट्रॉल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला एक स्टेरॉयड है। वेस्टर्न प्लास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है, वेस्टर्न प्लास्टिंग तकनीक का उपयोग किसमें किया जाता है, तो वो किया जाता है प्रोटीन के पृथक्करण करने के लिए। ग्लोबुलिन अणुओं में कौन सर्वाधिक बड़ा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आईजीएम। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम होता है टिप्सिन। प्रोटीन का एक सबसे अच्छा स्रोत क्या है, सेब, आलू, चावल या मूंगफली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मूंगफली। मूंगफली में सर्वाधिक प्रोटीन होता है।
प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण क्या है? एस्टर बॉन्ड, ईथर बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पेप्टाइड बॉन्ड। प्रोटीन का मुख्य संरचनात्मक लक्षण है पेप्टाइड बॉन्ड। सोयाबीन तथा एवोकेड्स का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन के सोयाबीन और एवोकेड्स। नट अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का, वसा का, अबो दोनों का, विटामिन का? तो 30 का होता है ऑप्शन सी, नट्स अच्छा उदाहरण होता है प्रोटीन और वसा दोनों का। शरीर के प्रतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत और उनके इस्तेमाल के लिए में होने वाले पोषक तत्व का नाम क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमीनो एसिड्स है। अलग अलग स्रोतों से प्राप्त प्रोटीन की तुलना करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले मापन को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शुद्ध प्रोटीन। मनुष्य कोशिका को विशेष उपापचयी क्रियाओं के लिए विभिन्न विटामिन की आवश्यकता होगी। कैसी होगी? तो वो होगी 13। ठीक है। हमारे शरीर में कितने अमीनो अम्ल हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रोटीन बनाते हैं? तो हमारे शरीर में कितने ऐसे अमीनो एसिड्स हैं? तो वो है 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन के वे अवयव जो शरीर में नहीं बनाए जा सकते हैं और जो खुराक में लेना आवश्यक न कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आवश्यक अमीनो एसिड्स। कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण घटक है? तो निर्माण घटक प्रोटीन का कौन सा है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अमीनो एसिड। प्रोटीन अणु का निर्माण घटक अमीनो एसिड को माना जाता है। ठीक है। एंजाइम मुख्य रूप से बने होते हैं, एंजाइम मुख्य रूप से बने होते हैं प्रोटीन के। प्रोटीन का आकार कौन निर्धारित करता है? प्रोटीन में अमीनो अम्ल का अनुक्रम, कोशिका में प्रोटीन कार्य, कोशिका में वह स्थान जहां यह एकत्रित किया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो प्रोटीन में अमीनो अम्ल का अनुक्रम प्रोटीन का आकार निर्धारित करता है। जीवन में शुद्धि, ठीक है, जीवन में वृद्धि तथा संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी भाई साहब 8। कितनी? 8। जीवन में वृद्धि तथा संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य अमीनो एसिड्स की संख्या 8 होती है। प्रोटीन के लिए आवश्यक है, प्रोटीन के लिए क्या आवश्यक है? इस शरीर की क्रियाओं हेतु जरूरी ऊर्जा हेतु? नहीं साहब। तो काय के लिए आवश्यक है? नई कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास के लिए। ठीक है, ये जरूरी है प्रोटीन। एंजाइम विकर किससे मिलकर बने होते हैं? तो एंजाइम विकर बने होते हैं अमीनो एसिड से। प्रोटीन जो शरीर के सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं एंजाइम। ठीक है। निम्न में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन का विकृतीकरण से आशय क्या है? तो प्रोटीन के विकृतीकरण से आशय केवल द्वितीयक एवं तृतीयक संरचनाओं को बाधित करता है। सिट्रिलिन और ऑर्थोनिलिन यानी कि गामा अमीनो ब्यूट्रिक अम्ल जैसे अमीनो अम्ल क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं अप्रोटीन अमीनो एसिड्स। लाइसिन व ट्रिप्टोफैन है क्या है? तो ये है भाई साहब आवश्यक अमीनो एसिड्स। प्रोटीन होती है, प्रोटीन क्या होती है? तो वो विषम बहुलक होता है। निम्न में से कौन सा कारण प्रोटीन विकृतीकरण के लिए जिम्मेदार नहीं है? गर्मी, चार्ज, पीएच मान या कार्बनिक विलायक? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ज। प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोटीन ग्लूकोज में बहुलक है, प्रोटीन अमीनो अम्ल में बहुलक है, प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड के बहुलक है, या प्रोटीन डाइसल्फाइड के बहुलक है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन अमीनो एसिड्स के बहुलक है। एंजाइम के बारे में सत्य कथन है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट या डीएनए अणु? तो प्रोटीन। अगला हमारा टॉपिक आएगा वसा यानी कि फैट्स। संतृप्त वसाओं के लिए नीचे लिखे हुए कथनों में से कौन सा सत्य है? हाइड्रोकार्बन पुच्छ में एक अथवा बहुत से द्विआबंध होते हैं। संतृप्त वसाओं के हाइड्रोकार्बन पुच्छ में हाइड्रोजन उच्च संख्या में मिलते हैं। वसाएं प्रायः बहुकांश वनस्पतियों के लिपिड में मिलती है। असंतृप्त वसाओं में अपेक्षा संतृप्त वसाएं अधिक स्वास्थ्यवर्धक हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, संतृप्त वसाओं के हाइड्रोकार्बन पुच्छ में हाइड्रोजन उच्च संख्या में मिलते हैं। स्टेरॉल्स वसा न होकर ठोस अल्कोहल है, फिर भी इन्हें लिपिड कहा जाता है क्योंकि ये बनते हैं
वसा और वशी अम्ल से, ट्राइग्लिसराइड्स से, कोलेस्ट्रॉल से, एस्टर तथा वशी अम्ल से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एस्टर तथा वशी अम्ल से बनते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन का पूर्ववर्ती समझा जाता है अमीनो अम्ल टायरोक्सिन को, कोलेस्ट्रॉल को, डोपामाइन को या एडोनिसिन मोनोफॉस्फेट को। इसका करेक्ट आंसर होगा कोलेस्ट्रॉल को स्टेरॉयड हार्मोन का पूर्ववर्ती समझा जाता है। जब ग्लिसरॉल को पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि KHSO4 के साथ गर्म करते हैं तो उत्पाद बनता है एसिटिक अम्ल, एक्रोलिनिन, प्रोपियोजिक अम्ल या एलाइल अल्कोहल। इसका करेक्ट आंसर होगा एक्रोलीन। निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य वशी अम्ल है? एसिटिक अम्ल, प्रोपियोनिक अम्ल, पॉमिटिक अम्ल या लिनोलिक अम्ल। इसका करेक्ट आंसर होगा लिनोलिक एसिड एक अनिवार्य वशी अम्ल होता है। स्किंगोलोलिपिड से निर्मित रचना क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माइलिन अच्छद। हमारे शरीर में वसा तब बनती है जब शरीर में थोड़ा ग्लाइकोजन होता है, रक्त शर्करा का स्तर स्थिर होता है, यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन भंडारण पूरा हो गया हो या उच्च मात्रा में प्रोटीन का सेवन कर लिया हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत और मांसपेशियों में ग्लाइकोजन भंडारण पूरा हो गया। वसा जो विद्युत परिवर्तनों के एक विषवाहक के रूप में कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, तंत्रिका ऊतक के समीप। शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला स्टेरॉइड कौन सा है? तो वो है कोलेस्ट्रॉल। निम्न में से किस अणु में 1 ग्राम से सर्वाधिक एटीपी का निर्माण होता है? तो वो होता है वसा में, फैट्स में सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है वसा से। शरीर में वसा को जमा करने के लिए उच्च प्रवृत्ति के साथ अक्सर नाशपाती के आकार का उच्च विकास बॉडी वसा के रूप में पाया जाता है। एंडोमार्क के रूप में, एक्टोमार्क के रूप में, मिजोमार्क या कीटोमार्क। इसका करेक्ट आंसर होगा एंडोमार्क। वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम क्या है? तो वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम क्या है? रक्त है, एरियोलर है, वशी है, अस्थि है? तो वशी है। तेल तथा वसा की विकृत गंधिता से रिक्तस्थान के उपयोग द्वारा बचा जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रति ऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट से। कोलेस्ट्रॉल है एक, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो जंतु तथा वसा में पाया जाने वाला वशी अल्कोहल है। खाने में वसा और लिपिड्स की प्रतिशतता होनी चाहिए। कितने प्रतिशत होनी चाहिए? खाने में वसा और लिपिड्स की प्रतिशतता होनी चाहिए ऑप्शन डी, 5 से 10%। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक भोजन करता है तो उसका ऊतक रिक्तस्थान वसा से भर जाता है। वशीय से, पेट से, त्वचा से या मांसपेशी से, तो उसका ऊतक वशीय वसा से भर जाता है। निम्न में से किसका 1 ग्राम सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो फैट्स का, वसा का। वनस्पति घी किस प्रक्रिया द्वारा निर्मित किया जाता है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है। तो हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया के द्वारा। वनस्पति घी हाइड्रोजनीकरण प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। वसा का उदाहरण है मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, नारियल व मूंगफली का तेल या वनस्पति घी। तो 19 का होता है डी, वनस्पति घी वसा का उदाहरण है। एक आहारी वसा का कार्य क्या होता है? सिंगल कोशिका है, कोशिका झिल्ली का हिस्सा बनाता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, उपरोक्त सभी। तो 20 का आएगा उपरोक्त सभी। सिंगल कोशिकाएं भी होती, कोशिका झिल्ली का हिस्सा भी बनता है, साथ में शरीर को ऊर्जा प्रदान भी करता है। गलत कथन देखना है तो 21 का गलत कथन होगा तेल संतृप्त ट्राइग्लिसराइड है, ये गलत कथन है। बाकी सही कथन आप देख लीजिए। तेलों के उदाहरण है नारियल तेल, ग्लिसरीन, ट्रायोलेट, जैतून का तेल। कमरे के तापमान पर तेल सरल होते हैं और तेलों का गलनांक कम होता है। अधिकांश पशु वसा है, अधिकांश पशु वसा है तो संतृप्त वसा। संतृप्त वसा एक प्रकार की वसा है जिसमें फैटी एसिड्स होते हैं, बिल्कुल साहब, एकल बॉन्ड। ओलिक एसिड किसका उदाहरण है? निष्क्रिय फैटी एसिड का, तटस्थ फैटी एसिड का, असंतृप्त वसा का, संतृप्त वसा का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा असंतृप्त वसा का। वसा का गलनांक रिक्त स्थान होता है, वहीं तेल का गलनांक होता है। तो भाई साहब इसका ऑप्शन आएगा उच्च। वसा का गलनांक उच्च होता है, वहीं तेल का गलनांक निम्न होता है। ओलिक एसिड किसका उदाहरण है? तो ओलिक एसिड उदाहरण होता है असंतृप्त वसा का। निम्न में से किसका ऊष्मीय मान अधिक होता है? तो ऊष्मीय मान अधिक होता है वसा का।
उच्च आहार कोलेस्ट्रॉल किसके कारण होता है? तो उच्च आहार कोलेस्ट्रॉल होता है संतृप्त वसा के कारण। शरीर में वसा का प्रमुख कार्य क्या है? ऊर्जा का भंडारण। मानव शरीर में वसा कहाँ संग्रहित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऊतक में। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान तथा वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शरीर की ऊष्मा की क्षय। ऊंट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक रहता है, इसका क्या कारण है? क्योंकि उसके जो कुबड़ होता है उसमें अपने कुबड़ में वसा को जमा कर लेता है, अपने कुबड़ में जमा वसा से कुछ दिन बिना पानी पिए भी रह सकता है। निम्नलिखित भोजन में से किसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा के द्वारा प्राप्त होती है। कैलोरी मान निम्न में से अधिकतम होता है, किसका अधिकतम कैलोरी मान होता है? तो उसका होता है वसा, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन का। ठीक है, अब देखेंगे हम विटामिन। विटामिन्स का पहला क्वेश्चन जिसमें देखते हैं कि कैरोटीन पाया जाता है। कैरोटीन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए नींबू, ऑप्शन बी गाजर, ऑप्शन सी मूली, ऑप्शन डी सलजम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गाजर। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक है, अर्थात रक्त के थक्का बनाने में आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन के या विटामिन डी। इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो कि रक्त स्कंदन हेतु आवश्यक होता है। विटामिन के बारे में सही वाक्य का चयन करना है, सही वाक्य बताना है। नंबर 1, ये अनुकूल स्वास्थ्य के लिए कम मात्रा में आवश्यक कार्बनिक यौगिक है, बिल्कुल सही है साहब। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के उपापचय को बढ़ाता है, बिल्कुल सही। यह विटामिन बच्चों ने विकास हार्मोन, रक्त कोशिकाएं उनके हड्डियों के गठन के लिए आवश्यक है, यह भी बिल्कुल सही है। जबकि फोर्थ पॉइंट है सभी विटामिन को मानव द्वारा उत्पादित किया जाता है, यह गलत है, इन्हें बाहरी पदार्थों से हमें लेना रहता है। निम्न में से वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है। वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, जिसमें जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में आता है कीड़ा। कीड़ा याद कर लेना, कीड़ा याद करेंगे इसमें 4 विटामिन आते हैं। कीड़ा में कौन कौन से आ जाएंगे? 4 विटामिन आएंगे, के, ई, डी और ए। ये किसमें आते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन आते हैं। विटामिन के होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन डी होता है और विटामिन ए होता है। जबकि जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन बी और सी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, साइंटिफिक नेम याद होना जरूरी है। फोर्थ का आएगा ऑप्शन सी, थियामिन यानी कि थाइमिन। विटामिन बी वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए की कमी का क्या परिणाम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रतौंधी। विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? तो रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन, साइनोकोबाल्मिन निम्न में से किस यौगिक का रासायनिक नाम है? साइनोकोबाल्मिन, ऑप्शन ए बी वन का तो थाइमिन होता है। विटामिन बी 2 नहीं साहब, बी सेवन भी नहीं। विटामिन बी ट्वेल्व का नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड का साइंटिफिक नेम क्या होता है? विटामिन सी का। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी प्राप्त होती है। शरीर के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार खून का बहना निम्न में की कमी को दर्शाता है? तो विटामिन ए की कमी को दर्शाता है, क्योंकि विटामिन के ही रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। विटामिन बी 12 निम्न भाग होता है रक्तचाप की वृद्धि में, रक्तचाप की कमी से अस्थि को सक्रिय करने में या आरबीसी के परिपक्वन में। इसका करेक्ट आंसर होगा आरबीसी के परिपक्वन में, ऑप्शन डी। पीली तथा हरी सब्जियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? जी जेंथेनिन, बीटा कैरोटीन, ल्यूटीन या जेंथोनाइन। इसका करेक्ट आंसर होगा बीटा कैरोटीन। ठीक है, जल में विलेय विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के। अभी बताया जल में विलयनशील 2 ही विटामिन है, विटामिन बी। ठीक है, जबकि कीड़ा किस में आता है? कीड़ा आता है वसा में घुलनशील। बी से किस में आता है? तो जल में घुलनशील। विटामिन बी 12 की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? बी 2 की कमी, कमजोर दृष्टि, सुस्त त्वचा, दांतों का गिरना, त्वचा का विकृत होना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, त्वचा का विकृत हो जाना विटामिन बी 2 की कमी का परिणाम है। कौन सा विटामिन ए, के व ई को अवशोषित करने में सहायता करता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वसा। आवश्यक खनिज या विटामिन प्राप्त किए जाते हैं सब्जियों से, अनाज से, दाल से या तेल से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सब्जियों से। आवश्यक यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट खनिज है या विटामिन है किससे प्राप्त होते हैं? सब्जियों से प्राप्त होते हैं। अनाज में की भूसी में, अनाज की भूसी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए, बी, सी या डी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी विटामिन बी पाया जाता है। खजूर, बीज, सूखे बीन्स, साबुत अनाजों में किसकी प्रचुरता होती है? इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन बी 1 की। मुंह और नाक के आसपास के हिस्सों का सूखना, उसमें दरार पड़ना किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन बी 2 की कमी के कारण होता है। पौधों में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए, बी, के या डी।
तो पौधों में मुख्यतः पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन के। ठीक है, निम्न में से कौन सा विटामिन लोहे के अवशोषण में मदद करता है और रुधिर शिराओं को मजबूत करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी या डी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन सी। विटामिन सी लोहे के अवशोषण में मदद करता है तथा रुधिर शिराओं को मजबूत करता है। दो प्रति ऑक्सीकारक विटामिन है, कौन से ऐसे विटामिन है जो दो परस्पर दो प्रति ऑक्सीकारक विटामिन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन सी व ई। विटामिन जो प्रति ऑक्सीकारक है, आरबीसी बनाने में मदद करता है तथा जनन एवं रुधिर के थक्के जमने से रोकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ई क्या करता है? यह एक तो प्रति ऑक्सीकारक है, आरबीसी को बनाने में मदद करता है, वह जनन व रुधिर के थक्के जमने से रोकता है। वह विटामिन जो मस्तिष्क, धमनियों और रुधिर कोशिकाओं को मजबूत बनाने में मदद करता है वो होता है विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन। ठीक है, अल्कोहली शरीर विटामिन बी1 को कम अवशोषित करते हैं क्योंकि उन्हें में निम्न बीमारी होने की संभावना है, बेरी-बेरी, एनीमिया, स्कर्वी या घेंगा रोग। ऐसा कौन सा रोग है? तो भाई साहब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए बेरी-बेरी रोग। निम्न में से कौन सा विटामिन बहुत से एंजाइम के लिए आवश्यक है तथा वह पाचन पथ और तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ बनाए रखती है? इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन बी12 साइनोकोबाल्मिन। कौन सा विटामिन पाचन तंत्र, त्वचा तथा तंत्रिका तंत्र के उचित रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 26 का ऑप्शन है नियासिन। निम्न में से कौन सा लक्षण विटामिन ए की कमी से नहीं होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या नहीं होता? रतौंधी नहीं होता, सूखी त्वचा, आंखों में शुष्कन या मसूड़ों से खून निकलना। तो 27 का ऑप्शन बी सूखी त्वचा। ठीक है, ये विटामिन ए की कमी से नहीं होता है, बाकी रतौंधी भी हो सकता है, आंखों में शुष्कन भी हो सकती है, मसूड़ों से खून भी निकल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित होता है? तो यकृत में संग्रहित होने वाला विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, उपरोक्त सभी। भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। ठीक है, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग हो जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। दूध में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन सी की। अगर दूध में विटामिन सी पाया जाएगा तो भाई सब दूध फट नहीं जाएगा। बस इसी कारण से एकमात्र विटामिन जो दूध में नहीं पाया जाता, बाकी तो सभी कहते हैं सारे विटामिन है, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन ए। इस प्रकार की जानकारी केवल रू स्टडी चैनल के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आगे ही इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्राप्त हो सके। पेलाग्रा नामक बीमारी किसकी कमी से होता है? पेलाग्रा, ऑप्शन बी नियासिन की कमी से होता है पेलाग्रा। ठीक है, निम्न में से कौन सा विटामिन सामान्य रूप से वृक्क में बनता है? वृक्क यानी कि किडनी। 33 का ऑप्शन ए आएगा विटामिन ए। हमारे शरीर में विटामिन के की कमी के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का देरी से जमता है, प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है, रात को दिखाई न देना, स्कर्वी या शिता। इसका करेक्ट आंसर होगा रक्त का थक्का देरी से जमता है विटामिन के की कमी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन टोकोफेरॉल है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई? टोकोफेरॉल विटामिन ई को कहा जाता है। दिए गए विकल्प में असत्य युग्म की पहचान करें। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है, बिल्कुल सही साहब। विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है, बिल्कुल सही साहब। विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, बिल्कुल सही साहब। जबकि विटामिन के का नाम ये गलत बताया गया है, उसका नाम होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी। ठीक है, निम्नलिखित में से गलत युग्म विटामिन बी5 की कमी से पेरिस्थेसिया रोग होता है, बिल्कुल साहब होता है। विटामिन बी9 की कमी से अरक्ता नामक रोग होता है, नहीं साहब, अरक्ता बी9 की कमी से नहीं होता। विटामिन बी7 की कमी से त्वचा का प्रदाह होता है। विटामिन बी12 की कमी से एगुलर स्टोमाइटिस रोग होता है। नियासिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी3 का। बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन। किस विटामिन को बंध्यता रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, बंध्यता रोधी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन ई को। विटामिन ई को बंध्यता रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। किस विटामिन के कारण अवशोषण कैल्शियम की दर कम हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी की कमी के कारण। निम्न में से कौन सा विटामिन के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो रक्तस्राव होता है भाई साहब विटामिन के की कमी के कारण होगा। ठीक है, विटामिन के कारण अत्यधिक रक्तस्राव होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। ठीक है, निम्न में से कौन से विटामिन की कमी से प्रणाशी अम्लता का खतरा रहता है? प्रणाशी अम्लता का खतरा विटामिन बी12। मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन से विटामिन जिम्मेदार है? जिसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन ए, जो कि इन्फेक्शन को रोकता है। विटामिन ए व बी के खोजकर्ता कौन है? फंक, मैकुलन, हॉपकिंस या हॉलकट?
इसका करेक्ट आंसर होगा 45 का ऑप्शन बी मैकुलन, जिसने विटामिन ए व बी की खोज करता है। गोल्डन चावल में एक प्रचुरतम स्रोत होता है, किसका स्रोत होता है? तो विटामिन ए का गोल्डन चावल। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत सूर्य का प्रकाश होता है। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती किसकी कमी के कारण? तो भाई साहब उसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी कैल्सीफेरॉल के कारण। मानव शरीर में कौन सा विटामिन भंडारित नहीं होता? अर्थात शरीर में कौन सा ऐसा विटामिन है जो भंडारित नहीं होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन डी, क्योंकि ये बाहरी स्रोतों से लिया जाता है। विटामिन डी भंडारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये रहे हमारे विटामिन के मोस्ट एमपी 49 क्वेश्चन। अगला टॉपिक आता है खनिज मिनरल्स। सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो सोडियम के लिए सबसे अच्छा स्रोत माना जाएगा नमक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज शरीर के लिए आवश्यक नहीं है? शरीर के लिए आवश्यक खनिज कौन सा नहीं? कैल्शियम, तांबा, सोना या लोहा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई साहब ऑप्शन डी सोना। बाकी कैल्शियम, तांबा, लोहा बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन सोने के प्राइस सबसे ज्यादा। दिए गए उदाहरणों में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व या पोषक नहीं है? फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज या जिंक? इसका करेक्ट आंसर होगा फास्फोरस, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। वृहद पोषक तत्व खाद्य से नहीं मिलते, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस या पोटेशियम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वृहद पोषक तत्व खाद्य से नहीं मिलते, ये तो हमें हवा से मिलते हैं। आवश्यक खनिज या विटामिन हमें प्रदान किए जाते हैं सब्जियों से, अनाजों से, दाल से या तेल एवं बीज से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सब्जियों से। निम्न में से सूक्ष्म पोषक तत्व है नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज या कैल्शियम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नीज। भोजन में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा खनिज। निम्न में से कौन आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए केलम। ठीक है, अब बात करते हैं हम कौन सा एंजाइम माल्टोज में ग्लूकोज के रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है? माल्टेज, डायस्टेज, इन्वर्टेज या यूरिएज? इसका करेक्ट आंसर होगा माल्टेज। माल्टेज एंजाइम माल्टोज में ग्लूकोज के रूपांतरण को उत्प्रेरित करता है। नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक क्यों है? क्योंकि यह प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण के लिए और क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए नाइट्रोजन पौधों के लिए आवश्यक है। थायराइड हार्मोन यानी कि थायरोक्सिन के संश्लेषण के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो 11 का आएगा ऑप्शन बी आयोडीन। ठीक है, थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो वो है आयोडीन। पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा होता है? नाइट्रोजन, लोहा, फास्फोरस या ऑक्सीजन? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की खोज की थी? नाइट्रोजन फिक्सिंग लुईस पास्चर, भर्ती करने वाला, विनेगा साइस्की या कोच? तो इसका करेक्ट आंसर होगा विनोगा इसकी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखते हैं निम्न में से किस घटक में फास्फोरस होता है? कार्बोहाइड्रेट, मोटा अनाज, स्टार्च या न्यूक्लियोटाइड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, घटक में फास्फोरस होता है। कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? बोरान, जस्ता, मैग्नीशियम या मोलिब्डेनम? इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम। श्वसन में शामिल एंजाइम किस खनिज द्वारा सक्रिय होते हैं? सल्फर और लोहा द्वारा, पोटेशियम और कैल्शियम द्वारा, नाइट्रोजन और फास्फोरस द्वारा, मैग्नीशियम और मैग्नीज द्वारा? इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नीशियम व मैग्नीज। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम की कमी से होने वाला सिंड्रोम है? लंबा होना, युवा पत्तियों में क्लोरोसिस, पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस, पतली व लकड़ी जैसे तना? इसका करेक्ट आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर सी पुरानी पत्तियों में क्लोरोसिस। निम्नलिखित में से किसने पौधों में आवश्यक खनिज पोषक तत्वों का सिद्धांत प्रस्तुत किया? इसका करेक्ट आंसर होगा अनार्ड और स्टाउट। ठीक है, पत्तियों में गहरा हरा रंग किस खनिज की कमी के कारण होता है? कैल्शियम की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की या पोटेशियम की? तो फास्फोरस की कमी के कारण गहरा हरा रंग होता है। निम्नलिखित में से पादपों में लेस तत्व का उदाहरण है? पोटेशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीज या मैग्नीशियम? इसका करेक्ट आंसर होगा मैग्नीज। सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान एक मोल नाइट्रोजन को स्थिर करने के लिए कितने एटीपी की आवश्यकता होती है? 12, 20 या 6 या 16? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 16। खनिज तत्व की कमी से पादप उपापचय या कार्बन पर असर पड़ता है। जिंक की कमी से क्या प्रभाव होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अंतर्ग्रंथि वृद्धि में कमी होती है। ताजी पत्तियों और अंतर्स्थित कलियों का काला परिगलन किसकी कमी से विकसित होता है? सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक या बोरान? इसका करेक्ट आंसर होगा बोरान की कमी के कारण। निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, जिंक या कैल्शियम? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जिंक।
निम्नलिखित में से सूक्ष्म पोषक तत्व है बोरान, कॉपर, फास्फोरस या मैग्नीज। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फास्फोरस। तांबा या कॉपर का क्या कार्य है? तो क्लोरोफिल के संश्लेषण में मदद करता है, एंजाइमों को सक्रिय करता है, नाइट्रोजन चयापचय को उत्प्रेरित करता है या प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा एंजाइमों को उत्प्रेरित या सक्रिय करना तांबे का कार्य होता है। मैग्नीज का क्या कार्य है? तो मैग्नीज का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के प्रकाश अपघटन में मदद करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस की कमी से क्या होता है? तो फास्फोरस की कमी से होता है पत्तियों का समय से पहले गिरना। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? तो नाइट्रोजन की कमी से होता है पुष्पन व फलन रुक जाना। पोटेशियम की कमी से क्या होता है? तो पोटेशियम की कमी से होता है धब्बेदार क्लोरोसिस। ठीक है, तीनों साथ में याद रखने वाली चीजें हैं कि फास्फोरस की कमी के कारण पत्तियों का समय से पहले गिर जाना, नाइट्रोजन की कमी के कारण पुष्पन व फलन रुक जाना, और पोटेशियम की कमी से होता है धब्बेदार क्लोरोसिस। निम्न में से आवश्यक खनिज नहीं है, तो कौन सा आवश्यक खनिज नहीं है? तो ऑप्शन डी जिंक। बाकी फास्फोरस, कैल्शियम, सल्फर ये सभी आवश्यक होते हैं। अब हम बात करते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम क्या होते हैं? तो ये एक विशेष प्रोटीन है जो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। एंजाइमों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एंजाइमों का मुख्य कार्य है रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को बढ़ाना। ना ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, ना ही शरीर संरचना को बनाए रखते हैं, ना ही रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं। एंजाइमों का मुख्य कार्य केवल ये है कि वो रासायनिक प्रतिक्रियाओं की दर को बढ़ाते हैं। एंजाइमों की संरचना किससे बनी होती है? अमीनो एसिड, शर्करा, न्यूक्लियोटाइड या लिपिड। जिसका करेक्ट आंसर होगा अमीनो एसिड। एमाइलेज किसमें पाया जाता है? एमाइलेज किसमें पाया जाएगा? तो एमाइलेज लार व अग्नाशय के स्त्राव में पाया जाता है। डीएनए पॉलीमरेज का कार्य क्या है? डीएनए का निर्माण, डीएनए की मरम्मत, डीएनए की प्रतिकृति या डीएनए संरचना में बदलना। इसका करेक्ट आंसर बताइए। डीएनए पॉलीमरेज का कार्य क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी डीएनए की प्रतिकृति यानी कि रेप्लिकेट। कैटेलेज का मुख्य कार्य क्या होता है? कैटेलेज हाइड्रोजन पेरामाइड को जल व ऑक्सीजन में परिवर्तन करना, शर्करा को तोड़ना, प्रोटीन का पाचन करना या वसा का पाचन करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन पेरामाइड को जल व ऑक्सीजन में परिवर्तन करना कैटेलेज का मुख्य कार्य है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन को तोड़ना, शर्करा को तोड़ना, वसा को पचाना या जल का निष्कासन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रोटीन का तोड़ना प्रोटियोलिटिक एंजाइम का कार्य होता है। यकृत में उपस्थित एंजाइमों का मुख्य कार्य क्या होता है? शर्करा का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, शरीर में विषाक्त पदार्थों का निकलना। इसका करेक्ट आंसर होगा शरीर में विषाक्त पदार्थों का निकलना। यकृत में उपस्थित एंजाइमों का मुख्य कार्य है। ट्रोपोनिन नामक एंजाइम का संबंध है गुर्दे से, हृदय से, यकृत से या अग्नाशय से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हृदय से। अग्नाशय एंजाइम क्या पचाते हैं? अग्नाशय एंजाइम पचाते हैं शर्करा, प्रोटीन और वसा, सभी कुछ। ठीक है, अब आता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम का उदाहरण है लाइपेज है, डीएनए पॉलीमरेज है, या फिर कैटेलेज है, या फिर प्रोपोलिन है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइपेज जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम का उदाहरण है। ऑक्सी डिरेक्टेज एंजाइम किस प्रकार की प्रतिक्रियाओं में शामिल होते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन में होते हैं, या फिर हाइड्रोलिसिस में होते हैं, संगठन में होते हैं, पुनर्व्यवस्था में होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑक्सीकरण व अपचयन। हाइड्रोलेज एंजाइम किसका उपयोग करते हैं? जल के अणुओं को तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ना, न्यूक्लियोटाइड जोड़ना या रासायनिक बंधनों को तोड़ना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी रासायनिक यानी कि केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ना। हाइड्रोलेज एंजाइम का उपयोग होता है केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने में। वह पद जो एंजाइम के सक्रिय स्थल के आकार स्तर एवं बंधन स्थल के आकार के बीच संबंध का अच्छी तरह विवरण करता है क्या कहलाता है? पूरक, संपूर्ण, मजबूत या उदासीन। इसका करेक्ट आंसर होगा पूरक। एंजाइम मुख्य रूप से बने होते हैं प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, न्यूक्लिक एसिड के, स्टेरॉइड के। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन के। शरीर के बाहर निर्मुक्त बाह्य एंजाइमों द्वारा पाचन जिस पोषक से सम्मिलित होता है उसका उपयोग किनके द्वारा किया जाता है? सहजीवी, परजीवी, मृतोपजीवी या सहभोजी। इसका करेक्ट आंसर होगा मृतोपजीवी। प्रथम प्रतिबंधन एंजाइम जिसे अलग किया गया था इको और इक्वाराई, हिंद 2, आलू 1 या बेम एच आई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हिंद 2। ठीक है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या होती है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या किसमें होती है? सर्वाहारी में, यानी कि जो सब कुछ ग्रहण करे उसी में क्या होता है? एंजाइम सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। टैंक डीएनए या पॉलीमरेज एंजाइम निम्न में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है? थर्मस एक्टिवेटेक्स में। ठीक है, तो इसी में पाया जाता है ऑप्शन ए टैंक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम निम्न में से किस जीव में से प्राप्त किया जाता है? तो थर्मस एक्वेटिक्स से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नाइट्रोजिनेज का एक घटक है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए
मोल्बिडेनम MO। ठीक है। इको R1 है, इको R1 क्या होता है, तो वो होता है प्रतिबंधित एंजाइम। निम्नलिखित प्रो एंजाइम में कौन सा पहले एंटोकाइनेज द्वारा तत्पश्चात स्वत्प्रेरण द्वारा सक्रिय एंजाइम में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टिप्सिनोजन, टिप्सिनोजन। फलों के रस को स्पष्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, केरल FSO द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट एमपी। फलों के रस को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेक्टिनेज, पेक्टिनेज एंजाइम का। ठीक है, ऑप्शन डी, पेक्टिनेज। अगला देखते हैं, निम्न में से किसे डीएनए का रासायनिक चाकू कहा जाता है, डीएनए का रासायनिक चाकू, पॉलीमरेज को, एंडोन्यूक्लिएज को, लाइगेजेज को, या ट्रांसफेरेज को। इसका करेक्ट आंसर होगा एंडोन्यूक्लिएज, जिसे डीएनए का रासायनिक यानी कि केमिकल चाकू, केमिकल निफ कहा जाता है। टोपो आइसोमरेज का कार्य क्या है, टोपो आइसोमरेज का कार्य है डीएनए स्ट्रैंड का अविच्छेदन एवं सील करना। पैराक्सीसोम्स में कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है, डीएनए, आरएनए, उत्प्रेरकी किण्वन या ऑक्सीकारक किण्वन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीकारक किण्वन। जाइमोजन क्या होता है, एक सक्रिय एंजाइम, प्रोटियालिटिक एंजाइम या निष्क्रिय पूर्वोत्पाद, ऑक्सीकरण एंजाइम या पूर्वोत्पाद, एक निष्क्रिय एंजाइम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटियालाइटिक एंजाइम का निष्क्रिय एवं पूर्व उत्पाद होता है। एंजाइम फैटी अम्ल सिंथेज समूह निर्मित होता है, यूनिट 5 यूनिट से, 6 यूनिट से, 7 यूनिट से, 8 यूनिट से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 8 यूनिट से। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, लार में, आंसू में, और वो दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का होता है ऑप्शन नंबर सी, लार में, लाइसोजाइम लार में पाया जाने वाला एक एंजाइम है। निम्न में से कौन सा एंजाइम स्थिरीकरण की विधि नहीं है, केरल FSO द्वारा पूछा गया है, नहीं है, एनकैप्सुलेशन, सोखना, नैनोमटेरियल स्थिरीकरण या पेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेज, पेज एक एंजाइम स्थिरीकरण की विधि नहीं है, बाकी एनकैप्सुलेशन भी है, सोखना भी है, नैनोमटेरियल स्थिरीकरण भी है। एंजाइमेटिक अभिक्रिया में संदपन के लिए निम्न में से कौन सा एक जिम्मेदार है, सबस्ट्रेट, किण्वक, अन्य उत्पाद या तापमान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा भाई साहब, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सबस्ट्रेट। किण्वन है, किण्वन क्या होता है, जैव उत्प्रेरक, अवसर, विशिष्ट प्रोटीन अणु या उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि किण्वन एक जैव उत्प्रेरक है, अवस्तर, विशिष्ट है और प्रोटीन अणु है। एक जीन एक एंजाइम संकल्पना प्रस्तुत किया गया, जीन एंजाइम संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो वो किया गया था बीडल एवं टेटम के द्वारा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग श्वसन के लिए किया जाता है, तो श्वसन के लिए उपयोग होने वाला एंजाइम होता है डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, अनुकूल पीएच देकर, तापमान बढ़ाकर, संक्रियण ऊर्जा को घटाकर या एटीपी उत्पादित करके। इसका करेक्ट आंसर होगा संक्रियण ऊर्जा को घटाकर रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। एंजाइम विषयक निम्नलिखित कथनों में से सही है, सभी को अपनी सक्रियता के लिए सह एंजाइम की आवश्यकता होती है, सभी उदासीन पीएच पर सक्रिय रहते हैं, सभी को अपनी सक्रियता के लिए जल के एक अणु की आवश्यकता होती है, सभी संक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं। तो 37 का ऑप्शन डी, यह सभी संक्रियण ऊर्जा को घटाते हैं। एंजाइम ल्यूसीफेरेज क्या होता है, तो एंजाइम ल्यूसीफेरेज होता है ल्यूसीफर से बनता है, गलत। जल अमोनिया को तोड़ने के लिए ल्यूसिन पर कार्य करता है, ये भी गलत। एंजाइम ल्यूसीफरेज इज बायोल्यूमिनेस उत्पन्न करने के लिए एक सबस्ट्रेट पर कार्य करता है। एंजाइम होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या शर्करा। एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइम होते हैं प्रोटीन्स। एंजाइम है हाइड्रोलेज, एंटीजन, एंटीबॉडीज या प्रोटीएज। तो 40 का ऑप्शन सी, एंटीबॉडीज। एंजाइम्स क्या है, एंटीबॉडीज है। कौन सा एंजाइम CN आदि टूटने को उत्प्रेरित करता है, इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोलेज एंजाइम। एक से अधिक रूपों में पाए जाने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं, तो एक से अधिक रूपों में पाए जाने वाले एंजाइम आइसोजाइम्स कहलाते हैं। निष्क्रिय एंजाइम प्रिकर्स जैसे पेप्सिनोजन, पेप्सिन के लिए जाना जाता है, तो वो क्या जाने जाते हैं, वो जाने जाते हैं जाइमोजेंस में। ठीक है। कोशिका झिल्ली के माध्यम से परिवहन की सुविधा प्रदान करने वाला एकमात्र एंजाइम कौन सा है, ठीक है, तो वो एकमात्र एंजाइम होता है परमिएज। जानवरों के लिए अनुकूल तापमान सीमा जिसमें एंजाइम सक्रिय होते हैं 5 से 10 डिग्री, 10 से 20, 35 से 40, 50 से 60, कौन से डिग्री सेल्सियस पर, तो वो होते हैं 30 से 45 डिग्री सेल्सियस पर। प्रोटीलिटिक एंजाइम ट्रिप्सिन पेप्टाइड बंधनों को हाइड्रोलिसिस करता है, अमीनो समूह लाइसिन अर्जिनिन द्वारा योगदान दिया जाता है। कार्बोलिक कार्य लाइसिन या अर्जिनिन द्वारा योगदान दिया जाता है। कार्बनिक कार्य यानी कि फेनिलएनिन
और टायरोसिन द्वारा योगदान दिया जाता है। अमीनो समूह के लिए लानिन और टायरोसिन द्वारा योगदान दिया जाता है। तो 46 का ऑप्शन नंबर बी, कार्बोलिक कार्य लाइसिन या अर्जिनिन द्वारा योगदान दिया जाता है। एंजाइम एक रासायनिक क्रिया की दर को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तापमान बढ़ाकर बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? तापमान बढ़ाकर। ठीक है, तापमान बढ़ेगा तो इससे क्या होगा? एंजाइम की रासायनिक क्रिया की दर भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज किसके उत्प्रेरण का कार्य करता है? डीएनए की प्रतिकृति का, डीएनए की मरम्मत का, डीएनए के सिरों का जुड़ना या एमआरएनए का अनुवादन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीएनए की प्रतिकृति। एंजाइम की विशिष्टता क्या निर्धारित करती है? एंजाइम की विशिष्टता निर्धारित करती है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम निर्धारित करती है। राइबोन्यूक्लियेज एक उदाहरण है। राइबोन्यूक्लियेज किसका उदाहरण होता है? तो हाइड्रोलेज का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से किस एंजाइम को अपनी क्रिया के लिए को एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिहाइड्रीनेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम केएम काइनेटिक्स का पालन नहीं करता? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एलोस्टेरिक एंजाइम। एंजाइम या सब्सटेंस के बीच आबंध होना चाहिए। दुर्बल व दीर्घकालिक, दुर्बल व अल्पकालिक, सबल व दीर्घकालिक, सबल एवं अल्पकालिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दुर्बल व अल्पकालिक। एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं। एंजाइम रासायनिक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं प्रतिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा को घटाकर। सीडीके एंजाइम का उपयोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कोशिका चक्र के नियंत्रण में सीडीके। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्रावण होता है अमाशय द्वारा, अग्नाशय द्वारा, यकृत द्वारा या लीवर कुहन प्रगुहा द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा अग्नाशय द्वारा। ट्रिप्सिन एंजाइम का स्त्रावण होता है अग्नाशय के द्वारा। किण्वन या किण्वक कार्बनिक हाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। ये होता है सुपर फास्ट क्वेश्चंस का रिवीजन। आई होप ये पीडीएफ के माध्यम से आप जो अन्य फैक्टर रहते हैं वो भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, रूस स्टडी IQ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना न भूले। ठीक है, ताकि आपको पीडीएफ समय पर अवेलेबल हो जाए। ठीक है, एल कैप्टोन्यूरिया किस एंजाइम की कमी से होता है? एल कैप्टोन्यूरिया, जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑक्सीडेज एंजाइम की कमी से। निम्न में से कौन सा प्रकीर्णन एक से अधिक रूपों में विद्यमान रहता है? जिसका करेक्ट आंसर होगा आइसोजाइम। जंतु शरीर में सबसे तीव्र गति से कार्य करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो वो होता है कार्बनिक एनहाइड्रेज। लाइगेज एंजाइम किसके लिए प्रयुक्त होता है? डीएनए भागों को तोड़ने के लिए, डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए, डीएनए को विकृत करने के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए लाइगेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। एंजाइम रेनिन की क्रिया निम्न पर होती है, सेलुलोज पर, एमाइलेज पर, कैसिनोजन पर या लिपिड्स पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 62 का ऑप्शन सी, कैसिनोजन पर। एंजाइम पेप्सिन पचाता है प्रोटीन, मंड, शर्करा या वसा। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन पचाता है। एंजाइम डीएनए लाइगेज है, क्या है? सुपर हेलिकल ट्विस्ट पेश करता है, दो डीएनए श्रृंखलाओं के सिरों को जोड़ता है, या आरएनए प्राइमरों को संश्लेषित करता है, या प्राइमर मिटाता या हटाता ही अंतराल भरता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दो डीएनए श्रृंखलाओं के सिरों को जोड़ने का काम करता है एंजाइम डीएनए लाइगेज। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम हाइड्रोलिसिस एंजाइम है? हाइड्रोलिसिस एंजाइम किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है पाचक एंजाइम। पाचक एंजाइम को हाइड्रोलिसिस एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम की श्रृंखला बनी होती किससे बनी होती? पॉलीपेप्टाइड से, संरचनात्मक से, क्रियात्मक से, इनमें से कोई नहीं। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला बनी होती है एंजाइम श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड से। इसका के बाद एंजाइम की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तापमान, पीएच, सब्सट्रेट की सांद्रता या दाब। इसका करेक्ट आंसर होगा दाब नहीं है। थ्रेशर्स के द्वारा एंजाइम की क्रियाशीलता प्रभावित नहीं होती, बाकी तापमान पर, पीएच पर और सब्सट्रेट की सांद्रता पर होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है? कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है एमाइलेज एंजाइम। करेक्ट आंसर एमाइलेज एंजाइम। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, जिसमें रहने वाले हैं मेटाबॉलिक मार्ग, पाचन और अवशोषण, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, फाइबर और खनिज रहने वाला है। सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले नोटिफिकेशन और वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।